हाउ वाज यू अप्रोच्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड क्या इसमें ऐसा था जो कि आपने उसको बोला कि नहीं मैं करना चाहूंगा इसको? यहाँ पे फिल्म मेकर का ब्रीफ ही अलग है। यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद का ब्रीफ ही था कि इस बार मुझे डायलॉग बाजी चाहिए। जब सिंगल स्क्रीन में थे तो वो चवन्नी फेंकते थे, सीटी मारते थे। अब मल्टीप्लेक्स का कल्चर आ गया है तो वो सब नहीं करते, लेकिन उनके अंदर का वो जो बच्चा है सिनेमा देखने वाला, वो तो अभी भी जिंदा है। आपने डायलॉग बाजी छोड़ दी, आपने गाने छोड़ दिए, आपने आइटम्स छोड़ दिए, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बदले में आपने क्या किया? हर किसी को ये मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट शाहरुख खान ही रहे हैं। जैसे अगर यही पठान का कैरेक्टर अगर वॉर में के ऋतिक रोशन कर रहे होते, हमें पता नहीं था कि एक सूखा पड़ा होगा हिट्स के लिए और लोगों के बॉलीवुड एक्सपीरियंस के लिए। एनीवन हु फेल्ट शाहरुख वाज फिनिश्ड हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। लेकिन जब एंड में आया तो वो इतना एक परफेक्ट पोजीशन था उस सीन के लिए। मुझे पता नहीं वो किसका आइडिया था। अब्बास टायरवाला, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? सब खैरियत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब्बास, आप बहुत सालों से आप कमाल का आप काम कर रहे हैं एंड बहुत ही आप इंट्रिंसिक तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके जो डायलॉग्स पठान में जिस तरीके से आपके मकबूल हुए हैं, ये आपके करियर में कहाँ पर उसको रैंक करेंगे आप? तो जब इतने सालों से आप काम करते हो तो आप आई थिंक रैंकिंग या अवार्ड्स या उस सारे ख्यालात से आप थोड़ा परे हो जाते हो। आई होप लोग उससे ऊपर उठ जाते हैं। मैं तो उठ चुका हूँ। ये है कि जब भी कोई काम लोगों को पसंद आता है, जब भी किसी काम के लिए आपकी तारीफ होती है या कोई फिल्म अच्छी चल जाती है, उसका हमारी जिंदगी में एक ही मतलब होता है कि इसके बाद और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। That is what any artist, any technician, any craftsman, anyone is looking for. So to me, it is just one more shot in the arm. एक और आपको थोड़ा एक जैसे किसी ने पीठ थपथपाई और कहते हैं कि तो अच्छा काम करते हो, चलो और करो, बढ़िया करो। और तुम्हें थोड़ा ज्यादा चॉइस मिलता है किस तरह के प्रोजेक्ट्स तुम्हें ऑफर किए जाते हैं, किस तरह के लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ऑलराइट, सो अब्बास, जब मैंने आपका क्रेडिट्स मैंने नाम देखा जब टीज़र के बाद में कि दैट अब्बास टायरवाला हैज़ रिटन द डायलॉग्स, मैं बहुत प्लेजेंटली मैं सरप्राइज हुआ। बिकॉज मसला क्या है कि आप असेंबली लाइन प्रोडक्शन आपका नहीं है, दैट दैट साल में इतने इतने प्रोजेक्ट्स करना है और बहुत ही रेगुलरिटी से नज़र आना है और दिखना है। दैट इज़ समथिंग दैट यू डोंट डू। You do projects selectively, and which was the first thing that I thought that maybe there must be something really interesting. That is why he has chosen it. How was you approached for the project, and क्या इसमें ऐसा था जो कि आपने उसको बोला कि नहीं मैं करना चाहूंगा इसको? आई थिंक कुछ चीजें थी जो काफी पहले से शुरू हुई थी। सलाम नमस्ते पे जो मेरा और सिद्धार्थ का एसोसिएशन रहा था, और जो यशराज के साथ जो एक एसोसिएशन रहा, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने, जो बहुत कम बार जिंदगी में दोबारा देखने मिला या उससे पहले देखने मिला। वो ये कि एक प्रोड्यूसर की कितनी कंसिस्टेंसी हो सकती है कि जब उनको कुछ पसंद आ गया तो हफ्तों बाद भी उनको वही चीज पसंद आएगी, उनको याद है उनको क्या पसंद आया। जिस चीज में उनको तब्दीली चाहिए, जिस चीज में उनको थोड़ी दिक्कत है, वो अगर किसी वजह से आप हफ्तों बाद या महीनों बाद भी अगर मुलाकात होती है तो उनको याद आता है उनको क्या दिक्कत थी और उनका क्या सजेशन था। ऐसे प्रोड्यूसर के साथ जब आप काम करते हो ना, तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है। कंसिस्टेंसी का मजा ही कुछ और है, राइट? तो सलाम नमस्ते के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था आदि के साथ काम करने का, वो एक तो मेरे लिए बहुत ट्रेजर था। फिर सिद्धार्थ आनंद ने मेरे साथ सलाम नमस्ते के बाद बैंग बैंग किया, जहां आई थिंक शायद आदि जैसे प्रोड्यूसर की थोड़ी कमी महसूस हुई हमें। जो चीजों को थोड़ा समेट सके। बैंग बैंग थोड़ी चली और सब बहुत डायरेक्शन बढ़िया था, सब लगते बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि वो फिल्म को एक एक प्रोड्यूसर जो आपको थोड़ा समेट सके, उसकी कमी महसूस हुई। वॉर के ऊपर दोबारा हमारा वो एसोसिएशन हुआ, मेरा, सिद्धार्थ और आदि का। तो उनके साथ काम इतना बढ़िया होता है कि बाय द टाइम पठान हैपेंड एंड व्हेन सिद्धार्थ ऑफर्ड इट टू मी,
कोई बेसिस ही नहीं था उसे ये सोचने का भी कि ना करे या इसे जज करे। इट वाज अ प्रोजेक्ट विद शाहरुख, जिनके साथ अशोका और मैहुना के बाद से मैंने काम नहीं किया हुआ है। सिद्धार्थ के साथ वॉर के बाद अगली फिल्म, आदि के साथ फिल्म। There was unless the script would have been really bad, there was no question of not doing it. And luckily, the first time I read the script, I was very sure, और मुझे थोड़ा डर भी था। ऐसा वॉर इतनी बड़ी हिट हुई है, अब शाहरुख के साथ प्रेशर और भी बढ़ जाएगा कि नाउ यू कांट मेक अ स्मॉलर हिट, यू नो, हर बार यू नीड टू गो बिगर एंड बिगर, राइट? सो और वो प्रेशर जब आप पे होता है, मैं उस प्रेशर से गुजर चुका हूँ जाने तू के बाद। तो कभी कभी उस प्रेशर में आपसे थोड़ा अनकंट्रोल्ड काम भी हो जाता है। आप पूरी तरह से अपने काम कंट्रोल में नहीं रहते। आप टेंशन या प्रेशर लेके चलते हो हिट बनाने का या अपने आप को प्रूव करने का। तो मुझे थोड़ा डर था कि वॉर इतनी बड़ी हिट हुई है, अब शाहरुख के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो क्या ये स्क्रिप्ट में सिद्धार्थ आनंद ने और श्रीधर ने कहीं पे थोड़ा बहक तो नहीं गए होगे, थोड़ा थोड़ा फैल तो नहीं गया होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा, ऐसा somehow they managed to make a film that is going to be an even bigger hit than War. I was so sure of it. It had all the ingredients, it had all the structure, it had great characterization, it had great stories. So there was you know, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए तो मतलब अब फिर आप राइटिंग ही छोड़ दो अगर आपको किसी तरह से दिक्कत हो तो। ओके ना, जिस तरीके के डायलॉग्स, जिस तरीके के जो पॉपुलर होते जा रहे हैं, मेहमान नवाजी का अगर अगर देखा जाए तो, या फिर कुर्सी की पेटी बांध दो मौसम बिगड़ने वाला है, तो ये क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद में मेरे ख्याल से हुआ है कि किसी हिंदी फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे पुष्पा का फॉर एग्जांपल फ्लावर वाला हो, बट दैट वाज लाइक अ साउथ फिल्म दैट वाज डब्ड इन हिंदी। बट लेकिन ओरिजिनल हिंदी फिल्म का मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद में डायलॉग्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे बहुत बहुत गाने पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हो गए। ये आप इसको कैसे देखते हैं? व्हाट इज इट दैट वाज मिसिंग, मे बी maybe the other writers were missing, that maybe you managed to pull it off? I don't think there's anything missing in the other writers. I think all that is there is the individual vision of every filmmaker for every individual film, right? मेरे ख्याल से बहुत सारे राइटर्स की बस की बात होती है बहुत सारी तरह की कहानियां कहना और बहुत सारे तरह के डायलॉग और स्क्रिप्ट लिखना। दिक्कत यह है, जो मैं अक्सर कहता रहा हूं, अब थोड़ा बेहतर हुआ है। जब मैंने शुरू किया था तब बहुत कम ऐसे मौके होते थे जहां पे एक राइटर की अपनी फिल्म कोई और डायरेक्टर लेता था और बनाता था। हर किसी को जाके अपनी फिल्म खुद बनानी पड़ती थी, इसलिए राइटर डायरेक्टर बन जाते थे, राइट? तो आप अक्सर एक डायरेक्टर के विजन पे काम करते हो। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कि डायरेक्टर को चाहिए क्या। जैसे वॉर के अंदर कोई जगह ही नहीं थी इस तरह की लफाजी करने की या इस तरह के डायलॉग बाजी करने की, और वॉर भी 400 करोड़ की ऑलमोस्ट हिट है। वहां कुछ और काम कर रहा है, वहां कुछ और वर्क कर रहा है, और वहां पे डायलॉग्स का मकसद ये था कि भाई कहानी के रास्ते में ना आओ, कहानी इतनी स्मूथली चलनी चाहिए कि लोग उसके साथ बस चलते जाए। यहाँ पे फिल्म मेकर का ब्रीफ ही अलग है। यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद का ब्रीफ ही था कि इस बार मुझे डायलॉग बाजी चाहिए, इस बार मुझे लफाजी चाहिए, इस बार मुझे डायलॉग्स पे ध्यान। मैं मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भी अच्छे कोई भी अच्छा टेक्नीशियन जो है वो कहानी में अपने काम की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता है। एक अच्छे कैमरामैन को आप कभी फिल्म के बीच में रुक के नहीं बोलेंगे कि अरे कैमरा वो बहुत बढ़िया है। आप जितना कहानी में आप कैमरा कैरेक्टर्स के साथ चलते हो उतना हर डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ चाहते थे कि जो डायलॉग हो वो थोड़े स्टैंड आउट करे, आपको ह्यूमर थोड़ा ज्यादा मिले, आपको लफाजी थोड़ी ज्यादा मिले, आपको कोटेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिले। और जब ऐसा ब्रीफ होता है तो करने को बहुत सारे डायलॉग राइटर्स कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। आई एम जस्ट लकी दैट आई वाज द वन दैट वाज चोजन फॉर दिस, राइट? तो बट हाँ, कुछ वक्त से मेरा ये एक गिला कह लो रहा है या आपत्ति कह लो कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस होकर, वर्ल्ड सिनेमा से इन्फ्लुएंस होकर अक्सर वो ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जो जिसके थ्रू हमारे ऑडियंस फिल्मों का मजा लेते हैं। और ये इसलिए कि सालों से उनको कंडीशन किया गया है डायलॉग्स पे रिएक्ट करने को, राइट? तो वो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वो जब सिंगल स्क्रीन में थे तो वो चवन्नी फेंकते थे, सीटी मारते थे। अब मल्टीप्लेक्स का कल्चर आ गया है तो वो सब नहीं करते, लेकिन उनके अंदर का वो जो बच्चा है सिनेमा देखने वाला, वो तो अभी भी जिंदा है।
तो एक मेटाफोरिक सीटी आज भी वो मारना चाहते हैं, एक एक मेटाफोरिक चवन्नी अठन्नी वो अभी भी स्क्रीन पे फेंकना चाहते हैं जब उनको अंदर से खुशी महसूस हो। तो वो किन चीजों पे होगी? वो किसी अच्छे डायलॉग पे होगी, वो किसी अच्छी एंट्री पे होगी, वो किसी बढ़िया से गाने पर होगी। तो उन चीजों की अहमियत, क्योंकि हम थोड़ा वर्ल्ड सिनेमा से इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है, जैसे मेरे दोस्त अनुराग कश्यप, जो सिर्फ हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते ही नहीं थे, वो वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनाते थे। तो उनके लिए वो लैंग्वेज कहना, उस लैंग्वेज में सिनेमा बनाना हैज पुट हिम ऑन द वर्ल्ड मैप, राइट? लेकिन उस इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग जो इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे थे, वो उस थोड़े अंडरस्टेटेड जोन में आ गए हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज वहां पे फिर कुछ और होना चाहिए जो उसकी जगह ले। फिर आपका ड्रामेटिक कंट्रोल, आपका फिल्म ग्रामर के ऊपर जो कंट्रोल होता है, कैरेक्टराइजेशन पे जो कंट्रोल होता है, वो फिर इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको डायलॉग बाजी मिस नहीं होती है। आपने डायलॉग बाजी छोड़ दी, आपने गाने छोड़ दिए, आपने आइटम्स छोड़ दिए, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बदले में आपने क्या किया? उसके बदले में क्या आपने उस तरह की फिल्म मेकिंग करना शुरू किया जहां लोगों को इन चीजों की कमी ना महसूस हो। जो बहुत सारे देशों में वेव्स आते हैं, जो कोरिया में चल रहा था, जहां पे आप वो फिल्में देख के यू कुडंट मूव योर आईज ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज वो कहानीकारी और वो फिल्म मेकिंग जो थी, वो इतनी कड़क थी। तो हम कुछ चीजें हमें दी गई है जो जिससे हमारी दाल रोटी चलती है सिनेमा की, चाहे वो डायलॉग बाजी हो, चाहे गाने हो, ये सब हो। इन्हें छोड़ने से पहले थोड़ा सोचना जरूरी है कि क्या वाकई ये अगर एक ब्रॉडर इंडियन ऑडियंस के लिए हम कहना चाहते हैं, तो और अगर हम उनसे अगर ये हम ले लेते हैं, ये उनको अगर हम इससे दूर रखते हैं, तो बदले में क्या दे रहे हैं? सो फॉर मी, इट्स लाइक ग्रेट एक्शन, ग्रेट डायलॉग, ग्रेट सॉन्ग्स, ग्रेट स्टारडम, great entries, everything just comes together in a movie like Pathan, and it just reminds us that no matter, there's a place for all kind of filmmaking, but the Bollywood film experience is alive and well. And even though I'm not talking in terms of ranking or anything, but it's still the top of the heap. Ultimately, the largest number of people will still come out to watch a great star presented in a great way with great support from every department. No, absolutely. And you know what has happened is that it's not merely the Indian audience. It is so many nationalities. I've spoken to people from say Sri Lanka, for example, Bangladesh, even lot of Pakistani audiences, people from say France and Germany and UK. It has written history in UK, for example, Gulf. So German, New Zealand, Australia, Malaysia, Indonesia. So it's like it's a crazy sort of reach. Peru, for example, I've spoken to a fan in Peru, and Mexico. I've spoken to someone in Mexico. So this is crazy, and Mexico. It's not an Indian. I spoke to a Mexican. So the idea is, I think this has reached out, and you know words like mehman nawazi, for example, जैसे हम आजकल बहुत एक जो कल्चर ये हो गया है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन का, पता नहीं वो आपने वो एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। बहुत बार होता है कि यार थोड़ा सा सिंपल वर्ड रखो, आसान वर्ड रखो। ये शायद मेहमान नवाजी शायद लोगों के समझ में नहीं आए, और अगर शाहरुख खान नहीं होते तो उसको तो शायद मेहमान नवाजी हो जाता वो। तो ये जो एक फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बिकम सो पॉपुलर, the dialogues have become so popular, maybe that there's certain tonality to it. So choosing the sort of words that you're choosing, like how did you collaborate as far as that thing is concerned? Did you face any resistance? See, where you talk about, there are two questions actually in this. So let me just address the first one, which is about the popularity it's finding not just in India, but also around the globe, right? तो इसमें पहले तो हमें हर किसी को ये मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट शाहरुख खान ही रहे हैं, राइट? तो वो तो कहीं हद तक दुनिया के ऐसी जगहों पे मैं गया हूं जहां पे लोगों ने मेरे शहर का नाम नहीं सुना है, लेकिन जब सुना कि मैं हिंदुस्तान से हूं तो कहते शाहरुख खान, शाहरुख खान। वो उनके लिए कनेक्ट है हिंदुस्तान के साथ। तो वो तो खास साहब ने एक अपनी ऐसी एक जगह बनाई हुई है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे ना फरीदुल, कि जो भी सिनेमा दुनिया भर में पॉपुलर होता है, वो कभी दुनिया के लिए नहीं बनाया गया होता है। जब भी आप किसी एक ऑडियंस के लिए बहुत सच्चाई से सिनेमा बनाते हो ना, वो अपने आप बाकी दुनिया की ऑडियंस ढूंढ लेता है। तो जब क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, जो तुम्हारा चाइना से जो पहला फिनोमिनन हुआ था,
इन जो जहां से एक ये वर्ल्ड सिनेमा एंड क्रॉसओवर ग्लोबल फिल्म्स का जो दौर चला था, तो क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी फिल्म में एक्चुअली वर्ल्ड के लिए कुछ उन्होंने किया ही नहीं था. इट वाज मेड फॉर देयर ओन ऑडियंसेस. इट वाज जस्ट सो वेल मेड, and the experience of the Chinese Hudan and martial arts and everything was so great that everyone was able to enjoy it, even though it was not their culture, because it was carrying something that was true, a true experience for a particular audience. और फिर बाकी दुनिया उसकी यूनिवर्सलिटी ढूंढ लेती है. जैसे ईरान के अंदर जिस तरह की फिल्में बनती थी, जहां पे बच्चों के माध्यम से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की जाती थी जो आप एक्चुअली नहीं कर सकते थे ब्रॉडर लेवल पे, राइट? हमारे यहाँ तभी तो वो सिचुएशन था भी नहीं, तो भी आप क्यों उन फिल्मों से रिएक्ट कर पाते थे? वो आपकी सिचुएशन नहीं थी, वो आपकी असलियत नहीं थी, लेकिन कहीं पे इंसानियत की एक सच्चाई पकड़ी है, या फिर आपने इंसानियत को एंटरटेन करने का एक यूनिवर्सल. तो जब भी आप अपने ऑडियंस के लिए एक सिंसियरली कुछ बनाओगे ना, वो अपने आप दुनिया में अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा. और जब भी आप दुनिया के लिए बनाने जाओगे, तो वो बहुत कम होता है कि किसी को अच्छा लगे. बिकॉज ये कहते हैं ना कि यू टॉक वेल टू वन पर्सन and everyone else will manage to hear you. But if you try to talk to everyone, no one will feel like you're talking to them. तो ये हुआ पठान के साथ कि ये जमाने बाद ना किसी ने इंटरनेशनल ऑडियंसेस के बारे में सोचा, ना एनआरआई ऑडियंसेस के बारे में सोचा, ना ये मार्केट उस मार्केट, कुछ नहीं. एक ग्रेट बॉलीवुड शाहरुख एंटरटेनर फॉर द इंडियन ऑडियंस, ये बनाना है, ये तय है, राइट? ये अपने आप ऐसी फिल्म है जो उस ऑनेस्टी के साथ बनती है, वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है. दूसरी बात, जहां पे जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की जबान इसमें इस्तेमाल हुई है, ये मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं आमिर खान. सच बात यह है कि आज फिल्मों में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे होती है जब हर कोई आधा आधी जबान में बात करता है, राइट? जैसे हम लोग जिंदगी में बात करते हैं, तो अक्सर जब आप और मैं बात करेंगे तो हम ऐसे टॉक करेंगे, या हम इस सेंटेंस यूज करेंगे, हम वी वोंट यूज द राइट वर्ड, सो वी हैव अ मिशमैश ऑफ लैंग्वेजेस. और हर कोई आपका जो जेनेक्स क्या, मेरे जमाने से, कॉलेज के जमाने से, सब लोग ये एक ज्यादातर अंग्रेजी, उसमें थोड़ी बहुत हिंदी, इस तरह से बात करते थे. तो जब मैंने जाने तो लिखी थी, तो मुन्ना भाई में तो कोई अंग्रेजी की जगह ही नहीं थी, वो टपोरी लैंग्वेज में था. तुम्हारा अशोका के अंदर एक प्राचीन जमाने की बात हो रही है, तो उस तरह से लिखा गया था. व्हेन द फर्स्ट टाइम आई रोट अबाउट यंग पीपल इन जाने तू या जाने ना, तो मैंने बहुत ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल की थी, और वो बहुत एफर्टलेसली वो कैरेक्टर्स अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जा रहे थे. तो जब आमिर वो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे, बोले कि बस मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन ये एक बार तुम ना कोशिश करोगे तो तुम पूरी हिंदी फिल्म बनाओ. सर आमिर, बहुत फॉल्स लगेगा सर. लोग ऐसे ही बात करते हैं. मैं जानता हूं, मैं वहां से गुजरा हूं, अभी कॉलेज को इतना वक्त नहीं हुआ, ये मेरे कॉलेज के दोस्तों के बारे में कहानी है, और मुझे पता है हम लोग कैसे बात करते हैं. बिकॉज मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन जब हिंदी फिल्म बना रहे हो ना, तो हिंदुस्तानी में लिखने की कोशिश करो, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है. तुम बहुत ज्यादा ऑडियंस को अननेसेसरली लूज कर दोगे, और अगर हिंदी में लिखोगे तो जिस ऑडियंस को खोने का डर तुम्हें है, तुम उन्हें नहीं खोगे. माई फियर वॉज वॉट कि मैं उसको ज्यादा हिंदी करने जाऊंगा तो जो एक्चुअल कॉलेज गोइंग ऑडियंस है वो कह देगी कि ये हमारी लाइफ है नहीं. यार, मुझे आज भी जेन जी के लोग कॉल करके कहते हैं कि हमने पहली बार जाने तो देखी, और वो आज भी हमसे बात करती है. तो वहां मुझे सीखने मिला कि जो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है हिंदी सिनेमा का, उसमें आई हैव देन बिकम अ प्रोपोनेंट ऑफ यूजिंग वन लैंग्वेज एंड यूजिंग इट क्लीनली. और अंग्रेजी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी अंग्रेजी फिल्म लिखवा लो ना मुझसे, मैं तो बड़ा बड़ा शौक है, मैं तो किताब लिखना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो ऐसा नहीं कि वो. लेकिन ये जो बहुत सारी आपकी यंग फिल्मों में हो गया है कि दो लफ्ज हिंदी के आते हैं, दो लफ्ज अंग्रेजी के आते हैं, तीन लफ्ज हिंदी के आते हैं, और फिर सेंटेंस खत्म करने को एक और अंग्रेजी का लफ्ज लग जाता है, वो फिर एक्चुअली वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग भाषा लगती है मुझे. तो जहां तक मौका मिलता है, मैं वो जो आमिर से सीखा था वो करने की कोशिश करता हूँ. और यहाँ तो कैरेक्टर का नाम ही पठान है, यहाँ पे सारे थोड़े लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है, तो तुम्हारा जो डायलॉग बाजी होगी, वो जैसे अगर आप ओम शांति ओम लेते हो, वो फिल्मी वर्ल्ड में शाहरुख एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा अंग्रेजी आ सकती है. यहाँ पे आर्मी ऑफिसर है, एक्स रॉ एजेंट है, अफगानिस्तान में उनकी जिंदगी बची थी, वहां से उनको ये नाम मिला है, उनको खिताब मिला है, और बड़े सीनियर
लोगों के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे लूथरा हो चाहे डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर हो। तो दीज वर ऑल लार्जर देन लाइफ और बहुत ग्रेविटास वाले कैरेक्टर थे। तो उनके लिए वो जबान लिखना मुझे सही लगा। लकीली सिद्धार्थ आनंद को वो अच्छा लगा, बिकॉज इट्स नॉट कि उन्होंने कहा कि थोड़ा हिंदुस्तानी में लिखो, उर्दू फाई होगा थोड़ा तो चलेगा। बट जब उन्होंने वो सुना तो उन्होंने ये एग्जैक्टली जो आपने कहा, इस ट्रैप में नहीं गए कि यार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, लोगों को समझ में ऐसा कह दो। ही एंजॉयड द वे इट वाज साउंडिंग, ही अंडरस्टूड द रोल दैट दैट वाज गोइंग टू प्ले, एंड ही एंजॉयड दैट फॉर व्हाट इट इज। ऑल राइट ना। अब्बास देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी फिल्म जो है वो बहुत बहुत बड़ी हिट हो गई है और रिकॉर्ड्स बना रही है, एंड आई थिंक मतलब इट इज़ समथिंग विच सीम्स अनरियल ऑनेस्टली। लेकिन जब आप लोग ये फिल्म बनाने का जब सोचा आप लोगों ने, जब ये फिल्म बन रही थी, जो रियलिटी ये थी कि somehow Shahrukh Khan maybe was going through a bad phase as far as his career is concerned. He's had जब Harry Met Sejal, he had Zero, for example, say two films. Race was a film that was liked, but maybe did not get the sort of box office that maybe these guys they must have thought of. और हुआ क्या था कि I think a lot of people, even from within the film industry, they had written off Shahrukh Khan. यू नो इट वॉज लाइक कि दैट बहुत जैसे मैं तो बहुत से लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो एक जो एक परसेप्शन ये था कि दैट कि दैट राज और राहुल एंड DDLJ एंड कुछ कुछ होता है। सो बहुत बार होता है ना कि हम लोग एक पुराने जोन में चले जाते हैं कि दैट हम वही चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, अभी तो कुछ लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ होने वाला है। बट जब आप लोग उसको बना रहे होंगे, जब जो एक वो होगा, तो उसमें जिस तरीके के डायलॉग्स आप उनको लिए लिखेंगे और जब वो बोले जाएंगे और पर्दे पे आएंगे और कैसे उसमें लोगों को इम्पैक्ट होना है, एक जो सेल्फ बिलीफ की बात है, शाहरुख ने खुद भी कहा है कि दैट एवरीवन वाज ट्राइंग टू मोटिवेट मी एंड encourage मी, मे बी आई वॉज नॉट हैविंग दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन माई सेल्फ मे बी। How do you look back at that particular, that time when you were writing all these dialogues and he had to come across as this entire heroic element? Shah Rukh Khan has never had like a really big action hero sort of avatar. He always wanted to. He has had Dawn, he has had Raees, even Dilwale for example. लेकिन जिस तरीके से वो अभी इस फिल्म में आए हैं, वो लगता है कि हमेशा से वो बने ही थे एक्शन के लिए। जो दौर था, that he had to be presented in a grandeur manner. How do you remember that now? Yeah, Faizan, one really the reason why I've had a little respect come my way and I've had a little appreciation for my work. Whenever that has happened, it's happened because I have not caught up into that kind of thinking at all. Right? ये फिल्म है, ये फिल्म बनानी है, अब कहानी आदि और सिद्धार्थ ने मिलके जो लिखी है, और स्क्रीन प्ले पे सिद्धार्थ और श्रीधर राघवन ने काम किया हुआ है। मेरे पास जब ये स्क्रीन प्ले आया, वो स्क्रीन प्ले मुझसे बात करना शुरू कर देता है। वो स्क्रीन प्ले मुझसे मेरा मेरा इंटरेक्शन, मुझे एक दुनिया वो स्क्रीन प्ले से दिखने लगती है। इस दुनिया में मैं अपनी दुनिया से चीजें नहीं खींच लाता हूँ कि अच्छा इसमें शाहरुख का स्टारडम को ऐसे बैलेंस करना है, उसमें ये होना चाहिए, अच्छा लोगों ने शाहरुख को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसको थोड़ा मैं कुछ, जैसे मैं शाहरुख सोचने लगूं तो वहां पर मैं बहुत जाती करूंगा उस स्क्रिप्ट के साथ। वो स्क्रिप्ट किसी का विजन है, अब वो जब पेपर पे आ जाता है ना, तो आपको फिर उसी को सेलिब्रेट करना है। और जब विजन ही ये है कि लार्जर देन लाइफ ग्रैंडियर, ये वहां आप जानते हो कि शाहरुख खान है, तो आपको एक चीज पता है कि थोड़ा आप किस तरह के, जैसे अगर यही पठान का कैरेक्टर अगर वॉर में के ऋतिक रोशन कर रहे होते, तो कहानी यही होती, लेकिन अगर ऋतिक कर रहे होते तो आपके, और अगर आपको पता है, तो फिर वो जिस किस तरह के अल्फाज और किस तरह के डायलॉग आपको सिर्फ लार्जर देन लाइफ डायलॉग लगेंगे, बट फिर आप वो पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको थोड़ा ढाल लेते हो। बट सिर्फ उतना, उससे ज्यादा अगर आप सोचने जाओगे, या उससे ज्यादा कि मैं शाहरुख की फिल्में कोई चली नहीं है, ये चलनी चाहिए तो मुझे ये करना चाहिए, जैसे आप बाहर की चीजों में उलझ गए ना, आप एक्चुअली दो कदम पीछे ले रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो। राइट? तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब ये फिल्म हो रही थी, तब हमें तो पता भी नहीं था कि जब रिलीज होगी तब 4 साल गुजर चुके होंगे और शाहरुख की कोई रिलीज नहीं आई होगी, और इसका कितना बड़ा रोल रहा होगा फिल्म की अप्रिसिएशन में। अच्छा, 4 साल हो गए, कोई फिल्म इस तरह चली नहीं है कि लोग ये सोचने लगे थे कि हिंदी फिल्मों से ऑडियंस का कुछ नाता रहा भी है या नहीं, या अब उनको सिर्फ साउथ की फिल्में पसंद है, क्योंकि जो चली थी एक दो साउथ की फिल्में ही चली थी। तो
हमें पता नहीं था कि एक सूखा पड़ा होगा हिट्स के लिए और लोगों के बॉलीवुड एक्सपीरियंस के लिए, राइट? तो जो जो चीजें हुई, हमें पता नहीं था कि तब शाहरुख की कोई फिल्म इस दौरान आई नहीं होगी, और वो कुछ सोचा नहीं था हमने। हमने बस एक कमाल की फिल्म, मसालेदार फिल्म बनाने की कोशिश की जहां पे एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिले। और उसके साथ जब वक्त आया और लोगों को इतने वक्त से इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं मिला था, इस तरह से शाहरुख को नहीं देखा था, इस तरह से उनको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं मिला था, दे वर जस्ट हंग्री, दे वर जस्ट हंग्री। आई रियली बिलीव कि कम से कम 20 से 25% जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है is not directly attributable to the film. It is also attributable to this phenomenon where people were hungry for Shah Rukh Khan, which means anyone who felt Shah Rukh was finished had missed the point completely. People were, we love Shah Rukh Khan. Can we please enjoy him again, right? क्या And nobody can get it because शाहरुख ने भी इतना काम किया हुआ है कि हर बार वो तो जब भी उनके पास कोई फिल्म आएगी तो वो ये देखेगा ना कि अच्छा इस बार मैं क्या नया कर रहा हूँ, मुझे क्या करने मिल रहा है एज एन एक्टर। जैसे आपने कहा, वापस अगर राज और राहुल उनको करने को कहेंगे तो उनका मोटिवेशन कहाँ है? तो जब उनको जीरो जैसा रोल मिलेगा एज एन एक्टर तो वो एक्साइट हो गई कि ये करने मिलेगा, कुछ नया करने मिलेगा, एक गुजराती गैंगस्टर प्ले करने मिलेगा। तो एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज लुकिंग एट व्हाट डू आई गेट टू डू नेक्स्ट। उस सिलसिले में जो चॉइसेस वो करेंगे वो कभी कभी लोगों को पसंद आएंगे, कभी कभी नहीं, राइट? लेकिन अगर वो वही करते जाएंगे तो डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा एक पॉइंट के बाद। So all your big actors, yeah, आपके शाहरुख, आपके आमिर, all of them will want to do something interesting as an actor and give a new experience to themselves as performers and to the audience as their audience, as the viewer, कि उनको कुछ नया देखने मिले। तो इसीलिए अगर जब जब भी शाहरुख जीरो करते हैं या आमिर लाल सिंह चड्ढा करते हैं, उनका मोटिवेशन बहुत क्लियर होता है। इट इज गिव वन मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू द व्यूअर। Now, sometimes it goes to plan and sometimes it doesn't. By God's grace, it went to plan in Pathan. So that's the whole thing. But the plan can't be stardom. Plan has to be a great cinematic experience. So, yeah. So, Abbas, Shah Rukh and Salman moment that has come across and the way people are responding to it, especially that last sequence. How do you look at this discussion? It's the least that I've had to contribute was in that scene. ये आदि, सिद्धार्थ, शाहरुख, सलमान, ये उन लोगों के दुनिया के इनसाइड जोक्स और उनका कंसेप्शन है। दे it was obviously a first step in creating this spy universe, the YRF spy universe that Adi wants to build. So in that sense, it's Tiger and Pathan coming together. But at the same time, Shahrukh and Salman दोनों पिटे हुए, दोनों की हालत खराब है और कह रहे हैं कि यार इससे अब नहीं होता है। इस तरह का जो एक इनसाइडर सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो मेरा है ही नहीं, मैंने कभी अपने को इनसाइडर गिना ही नहीं है। सो मेरा काम सिर्फ ये था कि जब मैंने सुना, मुझे पहले तो फिक्र हुई क्योंकि पहले ये सीन होना था उस एक्शन सीक्वेंस के बाद, एंड में नहीं होना था। तो वहां पे मुझे थोड़ा कंसर्न था, ऐसे आप इतना शाहरुख और सलमान के इनसाइडर जोक्स करोगे तो क्या लोग वापस कहानी में आ पाएंगे, पठान की कहानी वापस शुरू हो पाएगी, या लोग शाहरुख और सलमान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब एंड में आया तो वो इतना एक परफेक्ट पोजीशन था उस सीन के लिए, मुझे पता नहीं वो किसका आइडिया था, बट देयर इट बिकम्स लाइक टेलिंग द ऑडियंस लीव विद द बिगेस्ट स्माइल फ्रॉम दीज टू सुपरस्टार्स एंड यू नो विल कम बैक टू यू विद मोर। तो थोड़ी वो वाली बात हो गई। बट इसमें मेरा काम सिर्फ ये था कि अच्छा ये आपका सीन है, ये आपका कंसेप्शन है, मैंने सिर्फ अल्फाज लिखे हैं, इसके कंसेप्शन का अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल श्रेय नहीं ले सकता। Fantastic. Abbas, thank you very much and congratulations for the fantastic experience. Looking Thank you forward so to it. much, Thank you very Faizan. much. It's been lovely talking to you.